जादुई कार। राम शरण जी वृद्धाश्रम में रोजमर्रा में लगने वाले आवश्यक सामान सप्लाई करते थे। राम शरण जी वृद्धाश्रम में जाते समय अपने बेटे गौतम को साथ लेकर जाते और अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ दान करते तथा किसी न किसी की सेवा करते। जैसे किसी का अकेलापन दूर करने के लिए बैठकर उससे बातें करते, किसी का टूटा हुआ चश्मा ठीक करवा देते, किसी के लिए कुर्ता धोती ले जाते और किसी किसी का तो क्रियाकर्म का पूरा खर्चा भी उठाते। पर कुछ समय से सप्लाई के काम में घाटा आ जाने से बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उनका वृद्धाश्रम जाना फिर भी नहीं छूटा। उनके पास एक गाड़ी थी जो गैरेज में पड़ी थी। बहुत लंबा चौड़ा बिल होने के वजह से राम शरण जी ने उसको गैरेज में ही छोड़ दिया था। सोचते जब पैसा आएगा तभी ले आऊंगा। वैसे भी गौतम दिन रात गाड़ी में ही घूमेगा, कम से कम बाइक से जाएगा तो पेट्रोल का पैसा तो बचेगा। गौतम सुबह से ही सप्लाई के सिलसिले में घर से अपने काम के लिए बाहर निकला था। इतनी देर तक बाहर धूप में घूमते रहने के कारण उसके सिर में दर्द हो गया था। घर आते ही उसने पापा से कहा, पापा अब चाहे कुछ भी हो हमें गाड़ी ले ही आनी चाहिए। काम के चक्कर में सारे दिन की तेज धूप में मुझसे बाइक नहीं चलाई जाएगी। राम शरण जी ने कहा, बेटा कुछ ही दिन की बात है, थोड़ा सब्र कर लो, एक पेमेंट आनी है, उसके बाद गाड़ी ले आएंगे, अभी जैसे तैसे काम चला लो। गौतम भुनभुनाते हुए अंदर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वो तैयार होकर काम के लिए निकला तो उसने देखा कि धूप बहुत तेज थी। वो हताश होकर बाइक पर बैठ गया और बाइक को गैरेज की तरफ घुमाई। वो गैरेज में गया और मालिक से बोला, मेरी कार बन गई है क्या? तो उसके मालिक ने कहा, मैंने तो कब की खबर भेज दी थी, आप आ जा रहे हो। गौतम ने चाबी ले ली और पिछले दिन जितना पैसा मिला था उसी से बिल चुकाकर गाड़ी ले आया। उसने सोचा गैरेज से निकलकर पहले मैं घर ही चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार लेकर 3-4 किलोमीटर ही चला होगा तभी गाड़ी एक झटके से रुक गई। उसने 2-3 बार कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो ड्राइविंग सीट पर आकर झल्लाया हुआ बैठ गया। तभी स्टीयरिंग व्हील से भारी भरकम आवाज आई, गौतम तुम परेशान मत हो, तुम्हारी गाड़ी में बगल वाली सीट पर एक दूसरी चाबी है, उसको लगाओ। पहले तो वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, फिर उसने देखा कि वाकई उसके बगल वाली सीट पर एक चाबी रखी है। उसने जैसे ही चाबी लगाई गाड़ी स्टार्ट हो गई और फर्राटे भरती हुई सड़क पर भागने लगी। उसके सामने जैसे ही भीड़ या ट्रैफिक आती वो उड़न खटोले की तरह उड़ने लगती और जैसे ही खाली सड़क दिखती वो सड़क पर धीरे धीरे उतरकर चलने लगती। गौतम को बहुत मजा आया। उसने सोचा ये तो कमाल हो गया। अपने घर के सामने पहुंचकर उसने चाबी निकाल ली और उंगलियों में चाबी घुमाता हुआ घर पहुंच गया। उसने राम शरण जी को बताया कि उसकी गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ। राम शरण जी गौतम की बात पर हैरान हो गए और बोले, क्या बकते हो, भला गाड़ी भी कभी बोलती है और गाड़ी कभी उड़ती है? आज तक ना देखा ना सुना। पापा चलिए आप खुद चलाइए गाड़ी, पर पहले अपनी चाबी से स्टार्ट करिएगा। राम शरण जी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गौतम उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। राम शरण जी ने चाबी लगा दी पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 2-3 बार कोशिश करने पर भी नतीजा जैसे का तैसा ही रहा। तभी स्टीयरिंग व्हील से वही भारी भरकम आवाज आई, जो चाबी गौतम के पास है वही चाबी लगाइए, तभी गाड़ी चलेगी। राम शरण जी आश्चर्य से गौतम की तरफ देखने लगे। गौतम ने चाबी उनको पकड़ा दी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी में चाबी लगाई गाड़ी स्टार्ट हो गई और स्टीयरिंग व्हील से आवाज आई, कहाँ जाना चाहते हैं राम शरण जी?
खाली मन में सोचिए। राम शरण जी मुस्कुराए और सोचने लगे, चलो आज अपनी बहन के घर चलते हैं, कब से बुला रही है। काम की व्यस्तता के कारण 3-4 महीने से जा ही नहीं सका। गाड़ी एक झटके से स्टार्ट हो गई और फर्राटे भरते हुए सड़क पर भागने लगी। तब जाकर राम शरण जी और गौतम की अटकी हुई सांस सामान्य हुई। राम शरण जी ने गौतम की तरफ देखा और बोला, ये तो चमत्कार है, लेकिन इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। गौतम ने कहा, हाँ हाँ, नहीं तो हमारी गाड़ी को देखकर लोगों को लगेगा कि कहीं हम कोई जादू तो नहीं जानते। राम शरण जी ने कहा, बेटा कुछ ऐसा ही मैं भी सोच रहा था। जब तुम घर पहुंचे थे तो ये तो मुझे छत के ऊपर उड़ती हुई नहीं दिखी। गौतम ने बोला, पापा इसका मतलब तो यही है कि ये जादुई कार अदृश्य भी हो जाती है। राम शरण जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, हमारे हाथ तो लॉटरी लगी है। चलो पहले बुआ के घर चले। वहां जाकर उन दोनों ने खाना खाया और वापस लौटने लगे। थोड़ी देर बाद ही कार उनके घर के सामने खड़ी थी। गाड़ी बंद होते ही आवाज आई, गौतम तुम ये मत सोचना कि इस गाड़ी से तुम किसी को धोखा देकर पैसे कमा लोगे। ये सिर्फ तुम्हारी सहायता के लिए है। तुम लोग अच्छे इंसान हो, हमेशा से ईमानदारी से अपना व्यापार चलाते रहे हो, इसलिए ये कार तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, वो भी सिर्फ जब तुम किसी काम के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। राम शरण जी ने कहा, हमने कभी बेईमानी नहीं की, इसलिए व्यापार में घाटा हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही हमारे हालत सुधर जाएंगे मैं दूसरी कार खरीद लूंगा। ठीक है, आप इस गाड़ी को कभी भी मत बेचिएगा, वृद्धाश्रम वालों को ही दान कर दीजिएगा। गौतम सोचने लगा कि आखिर इस गाड़ी को कैसे पता चला कि हम वृद्धाश्रम जाते हैं। कहीं इसमें कोई वृद्ध व्यक्ति का आत्मा तो नहीं है। ये सोचते ही उसके पूरे शरीर में झुरझुरी सी आ गई। उसी पल उसको फिर आवाज सुनाई पड़ी, हाँ गौतम, तुम ठीक समझे, मैं वृद्धाश्रम में बिल्कुल अकेला था। मैं सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ा था। तुम दोनों ने मुझे बहुत सहारा दिया था, यहाँ तक कि मेरे क्रियाक्रम का पूरा खर्चा तुम लोगों ने ही किया था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब तुम लोग मुसीबत में हो, इसीलिए मैं इसी बहाने थोड़ा सा कर्ज उतार सकता हूँ। गौतम और राम शरण जी स्तब्ध हो गए। उन्होंने गाड़ी वही घर के सामने खड़ी कर दी और घर आ गए। राम शरण जी ने कहा, बेटा, हमारे अच्छे कर्मों के वजह से हमें ये जादुई कार मिली है। ध्यान रखना कि इसका दुरुपयोग ना हो। दोनों खुशी खुशी दूसरे दिन वृद्धाश्रम जाकर अपने काम में लग गए। रामपुर गांव में राकेश अपने माता पिता के साथ रहता था। वे 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसे स्कूल में पढ़ने के लिए नदी पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता था, क्योंकि उसके गांव में स्कूल नहीं था। नदी पार करके जाने के कारण बच्चों को रोज कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। गांव में स्कूल खुलवाने के लिए कई बार सरपंच से बात की गई, लेकिन गांव में स्कूल खोलने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा था। गांव के बच्चों और गांव के दूसरे लोगों को भी छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, वे भी नदी पार करके। इसके कारण गांव के लोग बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सारे गांव के लोग मिलकर सरपंच के पास गए और बोले, सरपंच साहब, हमारे गांव में भी स्कूल की और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था करिए, नहीं तो हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सरकार गांव की उन्नति के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रही है। मैं भी क्या कर सकता हूँ? सरपंच जी, कम से कम स्कूल की व्यवस्था तो करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ना चाहते हैं और गांव में कोई स्कूल भी नहीं है। बच्चों, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ,
और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग आगे पढ़ना चाहते हो। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि गांव में एक अच्छा स्कूल खुल जाए। फिर भी इस काम में 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे। राकेश और राकेश के सभी दोस्त एकदम उदास हो जाते हैं। अगले दिन बहुत बारिश होती है, जिसके कारण राकेश स्कूल नहीं जा पाता। अब ये रोज का काम हो जाता है कि बारिश होती है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। राकेश और राकेश के सभी दोस्त इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं कि अगर हम स्कूल नहीं जा पाएंगे तो परीक्षा कैसे दे पाएंगे। एक दिन सभी बच्चे तय करते हैं कि आज चाहे जो भी हो हम स्कूल जाके रहेंगे, और सभी बच्चे आकर स्कूल के समय पर नदी के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक नाव में सवार हो जाते हैं। अचानक बहुत तेज बारिश होती है और नाव डगमगाने लगती है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं। अरे राकेश, ये क्या हो रहा है? हमने पहले ही कहा था कि स्कूल नहीं चलना इतने बारिश के मौसम में। अरे तुम लोग घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और अब तो राकेश को भी डर लगता है। अरे तुम लोगों ने सच कहा था कि हमें आज स्कूल नहीं आना चाहिए था। मौसम के साफ होने का इंतजार करना चाहिए था। सब बच्चे डर से चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक नाव अपने पास आती हुई दिखाई देती है। अरे ये नाव हमारी नाव से बहुत ज्यादा मजबूत है और हिल डुल भी नहीं रही है। मुझे लगता है हमें इस नाव पर सवार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो नाव है वे बहुत ही कमजोर है और कभी भी डूब सकती है। सभी बच्चे एक एक कर उस नाव पर सवार हो जाते हैं। आश्चर्य की बात ये रहती है कि बहुत हवा चलने पर भी और बहुत बारिश होने पर भी वे नाव डगमग नहीं हो रही होती। अरे राकेश, ये कैसी नाव है? ये कहीं जादुई नाव तो नहीं? अरे हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो, ये तो कोई जादुई नाव है। वे नाव बच्चों को सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंचा देती है। स्कूल की छुट्टी के टाइम पर वही नाव उनको फिर से मिल जाती है। बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये नाव दोबारा उन्हें कैसे लेने आई, और सबसे आश्चर्य की बात कि वे नाव अपने आप ही चलती है। उसे चलाने वाला कोई नहीं रहता। अब तो ये रोज का नियम बन जाता है, चाहे कितनी भी आंधी आए या तूफान आए, फिर बारिश आए, वे जादुई नाव एकदम स्कूल के टाइम पर बच्चों को लेने आ जाती है और बच्चों को छोड़ने के टाइम पर भी आ जाती है। बच्चे कुछ दिनों के बाद ये बात अपने माता पिता को बताते हैं। उनके माता पिता भी उस नाव को देखने आते हैं, पर उनका रहस्य नहीं जान पाते। सरपंच भी इस रहस्य को पता लगाने का बहुत प्रयास करता है, तो उसे पता लगता है कि बहुत साल पहले गांव में एक नाविक हुआ करता था, जो कि नाव चलाता था। वह भी पढ़ना चाहता था और पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन गांव में स्कूल ना होने के कारण वे आगे नहीं पढ़ पाया और एक दिन आंधी तूफान में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी लाश कहीं नहीं मिली, बस उसकी नाव को कई बार देखा गया है। मुझे लगता है कि ये उसी नाविक की नाव है जो पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन गांव में स्कूल ना होने के कारण पढ़ नहीं पाया था। हालांकि इस नाव से आज तक किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा है, बच्चों को फायदा ही पहुंचा है। तो हमें उस नाव पर पूरा विश्वास करना चाहिए जब तक कि हमारे गांव में स्कूल नहीं बन जाता। और ये क्रम चलता रहता है। रोज नाव बच्चों को लेने आती है और छोड़ने भी आती है। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि उनका एक भी दिन स्कूल का मिस नहीं होता। आश्चर्य की बात ये है कि बहुत बारिश होने पर भी एक भी बच्चा भीगता नहीं है और वे नाव भी डगमग नहीं होती।